हेलो एवरीबॉडी, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पार्ट 6 वीडियो, जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसके पहले क्या देखा था वो एक बार आप लोग जान लीजिए। इसके पहले हमने पढ़ा मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो थी मैक्सवेल ने दी थी। ओके, तो मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में उन्होंने वेव के बारे में बताया कि वेव का नेचर कैसा होता है। उन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ पॉइंट्स रखे। सो द फर्स्ट पॉइंट वाज एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ओके, जैसे कि ये सोर्स है, सोर्स में से अगर ये निकल रही है रेडिएशंस, ओके, इसे आप फील कीजिए कि ये एक बल्ब है। जैसे बल्ब में से ये सोर्स क्या है, हमारा बल्ब है, ऐसा आपको एग्जाम्पल के लिए फील करना है। और ये जो रेडिएशंस हैं ये उसकी लाइट है। ओके, लाइट हम पे ऐसे ही पड़ती है बट हमें दिखाई नहीं देती, हमें स्ट्रेट दिखती है। ओके, बट एक्चुअली में ये होती कैसी हैं, इस तरह ये वेव फॉर्म में होती हैं। ओके, सो ये जो वेव फॉर्म में होती हैं ये होती हैं उसकी रेडिएशंस, उस बल्ब की रेडिएशंस हैं ये, और ये होती कंटिन्यूस। उनकी थ्योरी के हिसाब से अगर किसी भी सोर्स में से कंटिन्यूस, ये बात हाईलाइट करने वाली, कंटिन्यूस रेडिएशंस निकलती हैं तो उस समय जो एनर्जी उस रेडिएशन में होगी उस एनर्जी को हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, तो इनका फर्स्ट पॉइंट था कि अगर किसी भी सोर्स में से एनर्जी के फॉर्म में रेडिएशंस निकल रही हैं, कंटिन्यूसली अगर वो रेडिएशंस निकल रही हैं तो उस एनर्जी को हम कहेंगे रेडिएंट एनर्जी। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया। बस आपको बल्ब से कोरिलेट करना है, क्योंकि जैसे बल्ब में लाइट के फॉर्म में एनर्जी दिखती है हमें तो उसे हम लाइट एनर्जी कहते हैं। अब बल्ब नहीं है बट इन्होंने इसको एक सोर्स को, ऐसे सोर्स की बात की है जिससे रेडिएशंस निकल रही हैं कंटिन्यूसली, और उन रेडिएशंस को उन्होंने रेडिएंट एनर्जी कहा है। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रेडिएशंस कंसिस्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेडिएशंस का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। ओके, रेडिएशंस में दोनों ही होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखाई देती है और मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाई देती है, और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती हैं। तो कैसे चलती होंगी, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो इसमें से कोई भी एक्सिस ये मान सकते हैं आप, बस वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होनी चाहिए। कोई भी एक्सिस में हो सकता है। अगर इस वाले डायग्राम में ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस में दिखाई है, अगर आप इसे जेड एक्सिस मान रहे हैं तो, और एक्स एक्सिस में बताई है एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स। सो एग्जाम्पल के लिए ये रेड वाला जो है ये हमारे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स के वेव, और ये जो ब्लू वाला है ये है हमारे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चल रही है इसके परपेंडिकुलर, से ध्यान से देखना, ये सीधे सीधे है बट ये स्क्रीन से सीधा बाहर निकली हुई है, ऐसे ये है, इसे ऐसे देखना है आपको, यानी कि ये 3D में है। ये एक दूसरे का कैसे एंगल बना रही है, ये बना रही है 90 डिग्री का एंगल। ओके, अगर वेव जब प्रोपेगेट करेगी तब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस तरह चलेगी, इस तरफ से ऐसे चल रही होगी। जो वेव है वो चल तो सीधे रही होगी बट उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रही होंगी। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। ओके, फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज जो रेडिएशंस होती हैं उनका कैसा नेचर होता है, जैसे कि हम बोल ही रहे हैं वेव वेव वेव। ओके, तो उसका जो नेचर होता है वेव नेचर होता है, यानी कि जो रेडिएशंस होती हैं वो वेव के फॉर्म में निकलती हैं, और वो कैसे स्पीड में चलती हैं, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल होता है सी, सी से हम डिनोट करते हैं, और इसकी स्पीड पता है क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 के बाद 8 0। इट्स अ बिग ह्यूज अमाउंट। ओके, तो इतनी जल्दी चलना, यानी कि हमारे पलक झपकने से कितने जल्दी, यानी कि बहुत जल्दी ये लाइट जो होती है, लाइट की स्पीड से रेडिएशंस चलती हैं। ओके, ये पॉइंट याद हो गया। अब है नेक्स्ट पॉइंट। इस पॉइंट में उन्होंने कहा कि रेडिएशंस को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए प्रोपागेट करने के लिए, यानी कि ट्रैवल करने के लिए, जैसे कि औरों को चाहिए मटेरियल मीडियम, बट इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए वैक्यूम में। वैक्यूम यानी कि वैकेंट स्पेस, या फिर वहाँ पे कोई भी मैटर ना हो, उसे हम कहते हैं वैक्यूम। तो रेडिएशंस जो होती हैं वो वैक्यूम में
ट्रैवल कर सकती हैं और उनको मटेरियल मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये उनका फोर्थ पॉइंट था। एक बार फटाफट फिर से फर्स्ट पॉइंट इसका रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कहा उन्होंने कि अगर किसी भी सोर्स से एनर्जी निकल रही है वो कंटिन्यूस होगी, या ये की पॉइंट्स हैं, कंटिन्यूस अगर निकल रही होगी और वो रेडिएशन के फॉर्म में होगी, और उस रेडिएशन के फॉर्म में जो होगी उसकी जो एनर्जी उस टाइम होगी उसे हम कहेंगे रेडिएंट एनर्जी। फिर उन्होंने अपने सेकंड पॉइंट में कहा कि जो रेडिएशन होती है उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, ओके, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलरली चलती हैं। फिर थर्ड पॉइंट में उन्होंने बोला कि जो रेडिएशंस होती है उनका कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। एक्चुअली किसी भी चीज़ का दो टाइप का नेचर होता है, मटीरियल मीडियम में होता है या फिर उसका वेव नेचर होता है। सो वेव नेचर होता है रेडिएशंस का। सो वेव नेचर में वो कैसे चलती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इतने मीटर चल जाती है और 1 सेकेंड में वो भी, तो इट्स अ बिग ह्यूज अमाउंट। सो लास्ट पॉइंट इज रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम, यानी कि उसे कोई भी मटीरियल मीडियम नहीं चाहिए, यानी कि बिना वैक्यूम में, यानी कि वैक्यूम में वो आराम से चल जाती है रेडिएशंस, ओके। अब हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो हमने इतना वेव के तो बारे में हमने इनकी थ्योरी देख ली। अब हम देखेंगे इसमें वेव के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या शो करती हैं, क्या क्या उनका नेचर है, क्या क्या है, वो हम इसमें देखेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहिए वेव क्या होता है, ओके। सो वेव जो होती है इस तरह चलती है, ओके, ऐसे, और इसमें क्या होता है, ये फॉल, जैसे कि ये वाला एक एक्सिस है, कोई एक्सिस है और ये दूसरा एक्सिस है, जैसे कि ये है, इसे y या z कोई भी मान सकती है क्योंकि वो ऐसे कैसे भी चल सकती है। तो अगर इसे y ले रहे हैं तो ये y एक्सिस है, ओके। तो ये इस तरह चलती है। जो ये ऊपर वाले होते हैं, ये वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं क्रेस्ट, ओके। सो इसे बोलेंगे हम क्रेस्ट, और जो नीचे वाला रहता है इसे हम कहेंगे ट्रफ, ओके। ये तो वैसे पहले भी पढ़ा होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, जो ऊपर होता है उसे कहते हैं हम क्रेस्ट, और जो नीचे होता है उसे बोलते हैं हम ट्रफ, ओके। अब वेव में मैंने बहुत सुना होगा वेव लेंथ, ओके। सो वेव लेंथ क्या होता है, वेव लेंथ होता है किसी भी वेव का लेंथ। तो वेव का लेंथ कैसे निकालेंगे, वेव्स तो बहुत सारी हैं यहाँ पे, तो वेव का हमें लेंथ निकालना होता है। दो क्रेस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ। तो जैसे यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे दिखाया है एक क्रेस्ट एक ट्रफ के बीच में, वो भी बहुत सही है, यानी कि एक वेव का वेव लेंथ एक क्रेस्ट एक ट्रफ के बीच में भी डिस्टेंस हो सकता है। और या फिर अगर दो क्रेस्ट की बात करें तो जैसे यहाँ पे भी क्रेस्ट होगी, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस के बीच में जो भी लेंथ होगी उसे हम कहेंगे वेव लेंथ, ओके। और या फिर दो ट्रफ के बीच में, अगर ट्रफ यहाँ पे दूसरा ट्रफ यहाँ होगा, इसके सेंटर से जो भी डिस्टेंस होगा ये भी क्या होगा, वेव लेंथ, ओके। और क्या हो सकता है, और एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच में, यानी कि यहाँ से ये और ये, इनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा ये भी होगा वेव लेंथ, ओके। और एक और बात सुनी है हमने कि वेव में एम्पलीट्यूड होता है। सो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है या तो क्रेस्ट की, ये क्रेस्ट है ना ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाली वेव, इसकी हाइट, क्रेस्ट की हाइट, या फिर और ट्रफ की डेप्थ को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, ओके। तो ये होता है एम्पलीट्यूड, ये हमने समझा। इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो है वेव के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम इसके कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो वेव में होते हैं वो अब देखेंगे, यानी कि वेव में क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें वेवलेंथ होती है। तो सबसे पहला वेवलेंथ, इसे देख लेते हैं। तो वेवलेंथ अभी मैंने बताया, दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट, यानी कि कंजिक्यूटिव यानी कि चलते हुए लगातार दो क्रेस्ट, जैसे कि ये वाली के बाद ये वाली आ रही है कंजिक्यूटिव, है ना। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी उसे क्या कहा हमने, वेवलेंथ। और ये वाली जो ट्रफ है इसके बीच का भी डिस्टेंस क्या कहा हमने, वेवलेंथ। सो वेवलेंथ का जो सिंबल होता है वो होता है लैम्डा, और ये क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। इट इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑन मीटर। क्योंकि वेवलेंथ एक लेंथ है तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो इसे हम भी यूनिट जो होती है इसकी मीटर्स में इसे मेजर करते हैं। अब नोट करके कुछ यूनिट्स हैं जो इस तरह भी आ सकती हैं, क्योंकि वेवलेंथ जो होती है बहुत छोटी होती हैं, है ना, तो उनको हम बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट में भी लिखते हैं। 1 नैनोमीटर एक यूनिट है,
इसको क्योंकि हमें हमेशा एसआई में कन्वर्ट करना होता है, तो 1 नैनोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसे 10⁻⁻⁹ यानी कि बहुत छोटी वैल्यू होती है, -9 मीटर से इसे हम इंटू कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कहा जाए कि 9 नैनोमीटर वेवलेंथ है तो इसका मतलब होगा 9 इंटू 10⁻⁻⁹ अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू होगी इन मीटर्स और ये नैनोमीटर में, ठीक है। इसी तरह क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम है, तो 1 एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है, जब हम 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर कर दें तब ये बन जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि एंगस्ट्रॉम को हमने किस में कन्वर्ट किया है, मीटर्स में, यानी कि एसआई में कन्वर्ट करना होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 1 इंटू 10⁻⁻10, तो ये याद होना चाहिए। फिर है 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻, यानी कि 1 इंटू, क्योंकि ये 1 पिको है तो 1 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स, तो ये होती है 1 पिकोमीटर की यूनिट। तो याद करना 9, तो यहाँ पे 9 है तो n नैनोमीटर, न साउंड आ रहा है ना, तो 10⁻⁻9। तो एंगस्ट्रॉम है तो इसके लिए माइनस, तो एंगस्ट्रॉम जो है आपको -10 से याद करना है, और पिको है तो इट्स 12। ओके, ऐसे आपको याद करना है। तो वेवलेंथ आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी क्या होती है, वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है ये ऐसे होता है, वी बनाते हैं, दोनों ही सिंबल होते हैं इसके, और इसके जो ये वाला सिंबल है इसे हम कहते हैं न्यू, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वी होता है बट इसको थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्म में ऐसे कर देते हैं, इसको हम कहते हैं न्यू। तो फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है वो होता है न्यू, इससे हम न्यू से शो करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वैसे आपने पढ़ा होगा फिर भी। सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक वेव, जैसे कि ये पॉइंट है, ओके ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से जितने भी बार एक वेव, मतलब जितनी भी वेव्स क्रॉस करी हैं उन्होंने 1 सेकेंड में, ओके 1 सेकेंड में जितनी भी वेव्स ने इस पॉइंट को क्रॉस किया है, पास किया है, उसको हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी, वेव की फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, वेव की फ्रीक्वेंसी। तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड, यानी कि 1 टाइम पीरियड इसका फॉर्मूला होता है मैथमेटिकली। और इसकी यूनिट तो हम वैसे ही निकाल सकते हैं, 1 टाइम पीरियड है, यानी कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला, इसका यूनिट होता है सेकेंड। अब सेकेंड 1/2 हो जाएगा, तो सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेकेंड इनवर्ड्स, यानी कि सेकेंड उल्टा हो जाएगा, तो सेकेंड इनवर्ड्स। और हम कह सकते हैं इसको हर्ट्स, सुना होगा वैसे, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में होती है। और या फिर हम कह सकते हैं साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि जितने बार वेव गई उसकी साइकिल, और वो कितने में गई, 1 सेकेंड में गई, सो साइकिल्स पर सेकेंड, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का सिंबल होता है v। वेलोसिटी इज जस्ट लाइक स्पीड, बट थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है स्पीड की तरह ही काम कर रही है। तो स्पीड का जैसे फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, बट यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, क्योंकि हमें जब भी फॉर्मूला बनाना, किसी का भी डेफिनेशन बनाना होता है, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है यानी कि टाइम पीरियड, उसको 1 पुट करना होता है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, डिस्टेंस के। सो इट इज़ द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। और इसकी यूनिट क्या होगी, ऊपर वाला जब डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स, और नीचे वाला टाइम टेकन यानी कि टाइम है, तो उसे हम सेकेंड्स में लिखेंगे, तो मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी, तो यूनिट आप खुद बना सकते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि वेव का क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। मैंने बताया था एम्पलीट्यूड ऐसे डायग्राम में समझाया था कि ये जो क्रेस्ट की हाइट होगी और जो ट्रफ की कह सकते हैं हम डेप्थ होगी, इसे हम क्या कहते हैं, दोनों को एम्पलीट्यूड, और इसका सिंबल होता है स्मॉल a। सो इट इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। ओके, इसकी यूनिट क्योंकि ये हाइट है तो इसको सेंटीमीटर या मीटर में से किसी में भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट इज वेव नंबर। वेव का नंबर तो कैसे है, ये वेव नंबर जो है आपको फ्रीक्वेंसी की तरह देखना है। जैसे फ्रीक्वेंसी में एक पॉइंट में कितनी वेव्स गई, तो यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर, जैसे ये 1 सेंटीमीटर एरिया है, इसमें से कितनी वेव्स गई उसको हम कहेंगे उसका वेव नंबर। सो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट अलॉन्ग 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का ये एरिया है, इसमें जितनी भी वेव्स प्रेजेंट होंगी 1 सेंटीमीटर में, है ना, जितनी भी वेव्स प्रेजेंट होंगी उसे हम कहेंगे वेव नंबर, उसका वेव नंबर ये है। ओके, तो वेव नंबर जो होता है इसका सिंबल फ्रीक्वेंसी की तरह न्यू होता है और ऊपर से बार होता है, और हम इसे सिंपली भी वी करके बार भी लिखते हैं। तो ये वैसे इसका ऑफिशियल सिंबल होता है न्यू बार।
ओके। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली इसे लिखते हैं न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा, इसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। क्योंकि लैम्डा जो होता है किसका फॉर्मूला होता है, वेवलेंथ का, और वेव नंबर का फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना वेव्स प्रेजेंट होंगी। सो ये हो जाएगा न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा, और 1 लैम्डा, लैम्डा इज अ लेंथ, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर, और ये ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर नीचे अगर नीचे पे मीटर होगा तो मीटर इनवर्स। अब एक न्यूमेरिकल है या फिर कह सकते हैं क्वेश्चन है, अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए रेडिएशन, अगर किसी भी ऐसे क्वेश्चन जैसे आते हैं तो आपको उस टाइम पे बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, अपने आप बाकी चीज़ें हो जाती हैं। सो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है, उसे याद करना बहुत ज़रूरी है। ये होता है C इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। तो यहाँ पे जो C है वो है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, जब हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था, उसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये है हमारा V या फिर न्यू, ओके। तो इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा जो होता है वो तो हमें पता ही है, वो होता है वेवलेंथ। तो ये इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा या फिर लैम्डा न्यू, है ना, जो भी आपको इजी लग रहा है। तो C इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर सिर्फ हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है इससे, तो इस फ्रीक्वेंसी को इसी तरह इस साइड रख देंगे और बाकी को इधर भेज देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू C बाई लैम्डा, ये भी इसका फॉर्मूला बन सकता है। और अगर लैम्डा का फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा तो ये हो जाएगा, लैम्डा को इस तरफ रख देंगे और न्यू को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा C बाई न्यू, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।